हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। आज डेट है 29 सितंबर 2020 और देख लेते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है जो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं इंडियन एक्सप्रेस से। सबसे पहले देख लेते हैं एडिटोरियल पेज पे। तो यहाँ से आज अपन दो आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। एक तो ये वाला असॉल्ट ऑन बॉलीवुड और एक ये वाला आर्टिकल डिस्कस करेंगे ओनली लिप सर्विस। ये श्रीलंका में जो तमिल माइनॉरिटी से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं उससे थोड़ा सा ब्रीफिंग करेंगे अभी यहाँ पे। और यहाँ पर अभी जो बॉलीवुड में जितना एक ट्रेंड देखा जा रहा है, आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट देख सकते हैं, या फिर जो भी इंडिविजुअल्स हैं जो जिन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है, तो उन पर किस तरीके से आज जो अटैक हो रहे हैं, तो उसकी वजह से कितना नुकसान हो सकता है अगर नेशनल पर्पस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। और साथ में राइटर यहाँ पे अपने को केवल इंडिया ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड होती हुई ये चीज़ें दिखा रहे हैं कि ऐसा पहले से होता हुआ रहा है, चाहे हॉलीवुड हो या फिर अब अपन बॉलीवुड की बात करें। तो बॉलीवुड में भी जब से बॉलीवुड आया है तब से मतलब आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं देखा गया है। तो इन दोनों आर्टिकल्स को अपन डिस्कस करेंगे, आपको समझ में आएगा एक अच्छा पर्सपेक्टिव। जब इंडिया की सॉफ्ट पावर की बात आती है तब जाकर के ये चीज़ अपने क्लियर हो जाएगी, राइट। ये वाला आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट पेज पे अगर आइडिया पेज पे देखें तो ये आर्टिकल बहुत ही शानदार है। हमारी जो नेबरहुड पॉलिसी है उसमें किस तरीके से एक पॉलिटिकल डिवाइड देखा जाता है कि हर एक गवर्नमेंट के ऊपर हमेशा से ब्लेम किया जाता रहा है कि भाई ये गवर्नमेंट जो है वो फॉरेन पॉलिसी में फेल हो गई, ठीक है। चाहे वो गवर्नमेंट कांग्रेस की रही हो, चाहे गवर्नमेंट फिर वो एनडीए फर्स्ट हो, चाहे फिर वो गवर्नमेंट यूपीए फर्स्ट एंड सेकंड हो, या फिर करंटली दो सक्सेसिव जो गवर्नमेंट्स हैं, एनडीए फर्स्ट, एनडीए सेकंड, जो 2014 से लेकर अभी कंटिन्यू नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट चल रही है, तो उन पर भी ये ब्लेम्स किए जा रहे हैं। तो पूरी डिटेल जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो डिलेमा है या फिर ये ड्यूअलिज्म जो है ना, जहाँ पर डिवीज़न देखा जाता है पॉलिटिकल सेक्शन में कि भाई इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो किस तरीके से एक डोलड्रम में फंसी रहती है, ठीक है। बहुत अच्छा आर्टिकल ये डिस्कस करेंगे। ये वाला आर्टिकल है दिस इज़ ऑल अबाउट द स्पीच ऑफ प्राइम मिनिस्टर, जो अभी यूनाइटेड नेशन का जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो समिट हुआ था, उसमें जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एक क्लेम किया है कि भाई जो लगातार इंडिया करता रहा है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया को परमानेंट सीट देनी चाहिए, और साथ में क्यों देनी चाहिए उसके लिए ये आर्टिकल है। इसमें थोड़ा बहुत अपन जानने की कोशिश करेंगे कि अभी तक क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं जिसकी वजह से अभी रिफॉर्म्स आने चाहिए। ये आर्टिकल लिखा गया है जेपी नड्डा के द्वारा, ठीक है, जो बीजेपी के लीडर ही हैं। तो ऐसे करके यहाँ पे इतना पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव कम है, बट थोड़ा बहुत अपन जानने की और कोशिश करेंगे कि क्या क्या डेवलपमेंट्स है जिनके बेसिस पे इंडिया अपनी मेंबरशिप के लिए क्लेम करता है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। फर्स्ट आर्टिकल है ओनली लिप सर्विस। श्रीलंका में अभी तक आप देखोगे तो तमिल क्वेश्चन जो है वो अभी भी अनरिजॉल्व ही है, उस पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। जब से इंडिया ने श्रीलंका में अपना रोल प्ले करना शुरू किया है उसके बाद में अभी तक इंडियन गवर्नमेंट ने रिपीटेडली एक बात कही है, पर वो कही ही है, ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करवाने में इंडिया का इतना स्ट्रॉन्ग रोल नहीं बन पाया है। जब से इंडिया ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया था राजीव गांधी गवर्नमेंट के टाइम पे 1988 में, श्रीलंकन पूरे सिस्टम में जब सिविल वॉर का स्कोप बन चुका था, जब तमिल माइनॉरिटी के जो लड़ाके थे उन्होंने अपना ग्रुप बनाना शुरू कर लिया था और श्रीलंका का जो स्टैब्लिशमेंट था उसके अगेंस्ट में अपनी फाइट शुरू कर दी थी, तब इंडिया ने पीस कीपिंग फोर्सेस सेंड की थी, ठीक है। तो उसके बाद में फिर 1988 में श्रीलंकन गवर्नमेंट से एक अश्योरेंस ली गई थी कि वो लोग जो श्रीलंका में तमिल माइनॉरिटीज़ हैं जो कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में रहती है, अगर श्रीलंका का आप मैप देखोगे तो कुछ ऐसा है इस तरीके से। तो ये जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, जो इंडिया की तरफ जो पार्ट है श्रीलंका का, वहाँ पर तमिल मेजॉरिटी है। तो वहाँ पर क्या है, ये श्रीलंकन गवर्नमेंट से ये डिमांड की गई थी कि इनको भी ऑटोनॉमी दी जाएगी, इन लोगों को भी एक तरीके से पॉलिटिकल पावर्स में एटलीस्ट इक्वलेंट तो ट्रीट किया जाएगा। जो मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी में श्रीलंका में आप देखोगे तो वहाँ पर सिन्हलीज हैं, ठीक है, और जबकि आप देखोगे तमिल हो गए, मुस्लिम्स हो गए, ये माइनॉरिटी में आ जाते हैं। तो 13th अमेंडमेंट लाया गया था वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में, जहाँ पर पॉइंट ये था कि जो तमिल डोमिनेटेड एरिया है ना, नॉर्थ एंड ईस्ट,
पहले नॉर्थ ईस्ट नाम से हुआ करता था, अब इसको अलग से नाम दे दिया गया, नॉर्थ एंड ईस्ट डिवाइड कर दिया गया, राइट। तो इस तरीके से नॉर्थ एंड ईस्ट में जो तमिल माइनॉरिटीज़ हैं, डोमिनेटेड रीजन है, वहाँ पर पॉलिटिकल पावर डिवॉल्व किया जाएगा, उनको दिया जाएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया गया। अब 1987 में इंडिया श्रीलंका अकॉर्ड भी साइन होता है और उस अकॉर्ड के अंदर इस कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, कैसे ऑटोनॉमी दी जाएगी श्रीलंका के यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे कि अपना तो फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट चलता है, वहाँ पर क्या छोटा कंट्री है, वहाँ पर ज़्यादातर पावर सेंट्रलाइज्ड है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है। होने को तो अपने भी एक तरीके से फेडरल होने के साथ साथ में यूनिटरी टेंडेंसी भी आती है। जब एम लक्ष्मीकांत अपन पढ़ते हैं तो वहाँ पे आता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन से फीचर्स हैं जो कि यूनिटरी बनाते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। तो उसमें अपन बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखते हैं कि अमेंडमेंट करने की पावर हो गई, इमरजेंसी लगाने की पावर हो गई, फाइनेंशियल इश्यूज़ की बात हो गई, तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ये चीज़ें दिखाती हैं। तो वहाँ पर यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसमें तमिल्स को कितनी पावर मिलनी चाहिए, उसके लिए इंडिया श्रीलंका अकॉर्ड भी हुआ था 1987 में, और इसके बेसिस पे ये 13th अमेंडमेंट लाया गया था। और फिर ये कहा गया था उसमें कि जो नॉर्थ एंड ईस्ट, जो पहले नॉर्थ ईस्ट हुआ करता था, वहाँ पे काउंसिल स्टैब्लिश की जाएगी जिसमें कि वो सेल्फ रूल को इंश्योर कर सकते हैं तमिल्स जो रहते हैं श्रीलंका में। अब अभी तक सबसे बड़ी बात यह है कि काउंसिल्स जो स्टैब्लिश करने की बात हुई थी, अब उनको ये कहा जा रहा है कि अब उनको अबॉलिश कर देने की ज़रूरत है। ये अंदर ही अंदर बातें चल रही हैं। कहने का मतलब कि काउंसिल स्टैब्लिश कर दी, पर उनको फिर भी पॉलिटिकल पावर जो इंश्योर करनी थी, जो देनी थी, वो नहीं दी गई। अब बात ये आ रही है कि इन काउंसिल्स को अबॉलिश कर दिया जाए। तो आप देखो कि एक जो आपने कमिटमेंट दिया था कि आप माइनॉरिटीज़ को एक तरीके से आप वहाँ पर सिक्योरिटी दोगे, ऑटोनॉमी दोगे, तो वो आप कैसे अबॉलिश कर सकते हो। तो यहाँ पर आप एक यही कह सकते हो ना कि वो लिप सर्विस ही हो रही है। तो अभी रिसेंट जो मीटिंग हुई है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और दूसरी तरफ श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर महिंदा राजपक्षे, जो अभी रिसेंटली ही इलेक्ट हुए हैं और प्राइम मिनिस्टर बने हुए, जबकि वहाँ के प्रेसिडेंट है, उनका नाम है गोटाबाया राजपक्षे। तो दोनों ब्रदर्स ही हैं, ठीक है, कज़न ब्रदर्स हैं। तो मतलब राजपक्षे फैमिली का रूल चल रहा है वहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि वहाँ पर आप कोलंबो का और बीजिंग का, अभी प्रीवियस जो श्री सेना वाली जो गवर्नमेंट गई, अभी जस्ट पहले जो गवर्नमेंट गई है, वो तो क्या धीरे धीरे बीजिंग से इसको कोलंबो को दूर करने में काम कर रही थी कि कैसे भी करके जो डोमिनेशन क्रिएट कर ली बीजिंग ने, चाइना ने वहाँ पे श्रीलंका में, उससे हम कैसे भी करके निकले बाहर। क्यों? क्योंकि हम्बनतोता जो पोर्ट था उसको डेवलप तो करवाया गया था श्रीलंका के द्वारा कि चलो ठीक है, हमारे यहाँ पर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी लेकर के आएंगे, बट वहाँ पर हम्बनतोता पोर्ट को अल्टीमेटली चाइना ने लीज पर ले लिया 99 ईयर्स की लीज पे। तो उससे क्या हो गया, तो सॉवरेनिटी पे तो कहीं ना कहीं सवाल आ ही गया ना। तो इसी चीज़ से कहीं ना कहीं वो विड्रॉ कर रहे थे। दूसरी तरफ इंडिया की अगर बात करें तो जुलाई 2017 से अभी तक बात करें तो हमें कोई बड़ा, अभी तक कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की बात करें तो हम अनेबल रहे हैं इस कोई भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने और उसको ग्रैब करने में। तो इस तरीके से आप देखोगे तो हमारे बायलैटरल रिलेशंस में भी कहीं ना कहीं एक चीज़ आपको दिखाई दे रही है कि गैप है। बीजिंग की डोमिनेंस ऑलरेडी थी, और रही सही में जो तमिल माइनॉरिटीज़ के लिए जो 13th अमेंडमेंट लाया गया था उसको भी अब अबॉलिश करने की बात की जा रही है। तो अभी सवाल ये है कि अब किस तरीके से इंडिया तमिल माइनॉरिटीज़ को टैकल करवाता है और उनको पावर्स दिलाता है। दूसरी तरफ ये बात आती है कि किस तरीके से बीजिंग को रिप्लेस करने में इंडिया जो है वो सक्सेसफुल रह पाता, दिल्ली है वो सक्सेसफुल रह पाता है। तो ये अपने आप में एक टेस्ट है, ये एक एग्ज़ाम है दिल्ली की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की, कि हम किस तरीके से हम हमारे नेबर्स को ट्रीट करते हैं, और वो भी क्या हमें उतनी ही इंपॉर्टेंस देते हैं जितनी हम देने की बात करते हैं, या फिर केवल ये लिप सर्विसिंग ही है, एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट होगा भी या नहीं। ठीक है, तो ये आपको मैंने आइडिया दे दिया पूरा अच्छे से। आर्टिकल यही था। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है असॉल्ट ऑन बॉलीवुड। इसमें क्या कहा जा रहा है, शुरुआत में देखो आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, यहाँ अपन क्रक्स लेंगे। क्रक्स ये जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से इंडिया की सॉफ्ट पावर में या फिर किसी भी कंट्री की सॉफ्ट पावर में वहाँ का फिल्म इंडस्ट्री कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ मैं, आज आप हॉलीवुड मूवीज़ देखते हो
तो आपको अमेरिकन कल्चर से इन्फ्लुएंस ऑटोमेटिकली मिलता है। उनकी लाइफस्टाइल, उनके बोलने के तरीके, उनके कपड़ों का क्या तरीका है, वो क्या खाते हैं, कैसे बैठते हैं, वो चीज़ें आज आप इंडिया में रेप्लिकेट होती हुई देख सकते हो। जब से 1990s के बाद की बात की जाए, जब से एलपीजी पॉलिसी हमने अपनाई है और सर्विस सेक्टर स्पेसिफिकली उसमें हमने बहुत ही ज़्यादा लिबरल कर दिया है, तो जो फॉरेन कंट्रीज़ की डिफरेंट हॉलीवुड की पर्टिकुलर बात करूं, वहाँ की मूवीज़ हम यहाँ पे इजीली एक्सेस कर पा रहे हैं। और दूसरा, अब इंटरनेट का ज़माना है, तो इंटरनेट ज़माने में, और वो भी अब आप नेटफ्लिक्स पे या फिर अमेज़ॉन प्राइम पे इस तरीके से इजीली एक्सेस कर पा रहे हो, तो उसकी वजह से अल्टीमेटली इफेक्ट किस पे आ रहा है? आपके साइकोलॉजी पे, आपके दिमाग पे, और वो चीज़ें फिर आप अपनी लाइफ में फॉलो करना शुरू कर देते हो। तो अमेरिका ने चाहते हुए कि किस तरीके से हम दूसरे देशों में हमारी कल्चरल जो पावर है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो उस चीज़ के लिए हॉलीवुड को यूज़ किया जा सकता है कि नहीं, ईजीली। ऐसे ही आप देख सकते हो, आप यूट्यूब पे सर्च करो कभी, ठीक है, कि बॉलीवुड के गाने अफ्रीकन बंदे जो हैं वो गा रहे हैं, राइट। तो ये क्या होती है? ये होती है सॉफ्ट पावर। तो इस तरीके से क्या है कि बिना किसी परेशानी के, बिना किसी दबाव के, आप अपनी कल्चरल एथोस को या कल्चरल एक्टिविटीज़ को दूसरे लोगों के द्वारा फॉलो कराओ, दूसरी एथनिक ग्रुप के द्वारा या दूसरे कंट्री के लोगों के द्वारा। तो ऐसे में क्या होता है, इस तरीके की एक्टिविटीज़ को, इनको क्या बोला जाता है? सॉफ्ट पावर, ठीक है। तो सॉफ्ट पावर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिनेमा, अगर बात करें तो, ठीक है। अब राइटर यहाँ पे बोलते हैं कि 1980s की अगर बात करें या फिर अब करंटली अब तक अगर बात करें, तो बहुत सारे ऐसे एक्टर्स, ऐसे डायरेक्टर्स रहे हैं जो कि वर्ल्ड ओवर फेमस रहे हैं, जैसे कि अमिताभ बच्चन, राज कपूर, जिनके गाने अभी भी मॉस्को में कहीं ना कहीं सुनाई देते हैं, मिथुन चक्रवर्ती के गाने, आपको यूट्यूब पे सर्च करना कि मोस्ट फेमस इंडियन सॉन्ग्स इन रशिया, तो आपको पता पड़ेगा कि वाकई में कितने फेमस हैं। मिथुन चक्रवर्ती का आई एम ए डिस्को डांसर अभी भी वहाँ पे फॉलो किया जाता है, राइट। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि किस तरीके से हमारा जो बॉलीवुड का एक डोमिनेंस है या फिर बॉलीवुड का इन्फ्लुएंस है, वो आप वहाँ पे देख सकते हो। साथ में आप देखो, तमिल एक्टर जो रजनीकांत हैं, उनका इन्फ्लुएंस जापान में अभी भी है, ठीक है। तो उनके बारे में नाम पूछा जाए, नाम पूछते ही वो होते हैं अच्छा अच्छा, हाँ वो सुपरस्टार आपका। तो कहने का मतलब ये होता है कि जब भी आप काम करो किसी भी फिल्म इंडस्ट्री में, तो वो एक फॉरेन पॉलिसी में अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कंट्री की सॉफ्ट पावर को इंक्रीज करने में। फिर बाद में राइटर ये बताते हैं कि जब भी कोई फॉरेन पॉलिसी इंप्लीमेंट होती है, तो उसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस डालने की पूरी कोशिश की जाती है कि किस टाइप की आइडियोलॉजी की रूलिंग पार्टी है। तो ये चीज़ आज जहाँ पे इंडिया फेस कर रहा है, वो चीज़ें कहीं ना कहीं हॉलीवुड ने प्रीवियसली और आज भी, ट्रंप प्रशासन है ना, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी की है जिसका इन्फ्लुएंस यूएसए की फॉरेन पॉलिसी पे सीधा सीधा देखा जा सकता है। जैसे कि अब यहाँ पर एक एग्जांपल बता रहे हैं, बोले कि इटली में, यहाँ पे मैं रख रहा हूँ आपको, ये चीज़ें इतने काम की नहीं है अपन हॉलीवुड की एग्जांपल दें, इससे के बजाय मैं काम की चीज़ बताऊँ, उसमें एग्जांपल भी हैं। इटली में कम्युनिस्ट एक तरीके से ज़्यादा डोमिनेट करने शुरू हो गए थे सिनेमा के थ्रू, ठीक है। कब? ये 1960s के बाद की बात है। तो उसके बाद में यूएसए ने, क्योंकि इटली आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे एक्सेस पावर था। एक्सेस पावर का मतलब कौन कौन सी होगी? जापान, जर्मनी और जापान, जर्मनी और इटली, ठीक है। तो इटली जो था वो मुसोलिनी के अंडर में था और एक्सेस पावर था कि कैसे भी करके पावर को ग्रैब करें, ठीक है। तो इस वजह से यहां पर क्या हुआ, ये हार तो गए ही थे, यहां पर फिर कम्युनिज्म ज्यादा फैलना शुरू हो गया था, और वो भी स्पेसिफिकली आप बात करोगे सिनेमाज के थ्रू। और यूएसएसआर का जो डोमिनेंस थी उसको भी कहीं ना कहीं इटली की कम्युनिज्म ने इटली में क्वेश्चन करना शुरू कर दिया था। तो इस चीज़ के लिए यूएसए ने फिर अपनी हॉलीवुड मूवीज़ के थ्रू ये दिखाया कि भाई किस तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो यूएसए था उसने कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। और बहुत सारी लगातार मूवीज़ ऐसी आई जिनमें ये दिखाया गया कि अमेरिका जो है उसने बहुत सैक्रिफाइसेस दिए हैं इस दुनिया में शांति लाने के लिए। तो ऐसे करके इटली में जो कम्युनिज्म की जो एक लहर चल रही थी उसको रोकने के लिए काम किया गया। अब अगर अपन बात करें आगे, तो हमेशा से
हॉलीवुड को भी मलाइन करना, मलाइन का मतलब उसको कहीं ना कहीं डाइवर्ट करना, या फिर वाकई में जो इश्यूज़ पे काम होने चाहिए उन इश्यूज़ को डायरेक्ट करना पॉलिटिकल क्लासेस ने बहुत कोशिश की है, चाहे वो यूएसए हो चाहे फिर वो इंडिया हो। आज आप देखोगे तो हॉलीवुड की फंडिंग में या हॉलीवुड को जितना भी पैसा आता है या फिर उनको डायरेक्शन जो भी मिलती है, उसमें यूएसए का सीआईए और पेंटागन जो वहाँ की डिफेंस के लिए काम करती है ना, पेंटागन एजेंसी, इंटेलिजेंस पूरा जो अपने जिस तरीके से ये काम करते हैं, डीआरडीओ ये सारा मिल करके, तो उस तरीके से पेंटागन वहाँ का पूरा। और पेंटागन के बारे में अपन बार बार ये हॉलीवुड मूवीज़ में देखते भी हैं कि किस तरीके से वो कोई भी मिशन को इम्प्लीमेंट करते हैं, चाहे वो लादेन को मारने का ही क्यों ना हो, ओसामा बिन लादेन को। तो वहाँ की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है सीआईए। तो ऐसे करके इनके द्वारा भी फंडिंग प्रोवाइड होती है। तो आप देख सकते हो पेंटागन और सीआईए के बेसिस पे कितना मूवीज़ में कितना इनका इन्फ्लुएंस अपन देख सकते हैं। और साथ में अब पॉलिटिक्स जब अपने आप में जब अपनी आइडियोलॉजी को असर्ट करना शुरू कर देती है, तो वो चीज़ फिर बाद में जो वाकई में अपन एक जो आइडिया देते हैं ना, हमारा जो डेमोक्रेटिक वैल्यू भी है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जो कि सिनेमा के थ्रू कहीं ना कहीं जो ये बॉलीवुड वाले होते हैं या हॉलीवुड वाले होते हैं वो डिलीवर करना चाहते हैं कि भाई जनता में अभी क्या चल रहा है और क्या चीज़ की ज़रूरत है जो आपको डिलीवर करनी चाहिए। सिमिलर चीज़ अगर अपन देखें तो इंडिया में बॉलीवुड में भी ये चीज़ देखी गई। इसका पहला इंसिडेंट आता है जब इंदिरा गांधी ने किशोर कुमार के एक गाने को एक तरीके से ब्रॉडकास्ट होने से रोक दिया था। तो यहाँ पर राइटर लास्ट में आते आते यहाँ पे बताते हैं कि भाई इससे कोई किशोर कुमार की पॉपुलैरिटी थोड़ी ना ख़त्म हुई थी, इससे तो जो ऑल इंडिया रेडियो की क्रेडिबिलिटी थी ना उसको हार्म हुआ था। तो वो जो चीज़ है ना उस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। आज अगर अपन बात करें कि किसी भी इंडिविजुअल या फिर किसी भी इंडिविजुअल के साथ में जो भी रिलेशनशिप अगर आपके चल रहे हैं, उनको अगर आप डेवलप होने में देखो तो वो कहीं ना कहीं दिल्ली का क्या मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या सोच है या उससे मैच करता है या नहीं करता। जैसे कि आज बहुत सारे एक्टर्स ने मूवी बनाई है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सीधा सीधा नाम भी ले रहे हैं कि अनुपम खेर हो गए या फिर अक्षय कुमार हो गए, तो इन्होंने जो मूवीज़ बनाई है, या फिर राजेश खन्ना हो गए, सुनील दत्त हो गए, तो इन्होंने मूवीज़ एक ट्रेंड के अकॉर्डिंग बनाई। जैसे आज अक्षय कुमार आप देख सकते हो सारी पेट्रियोटिज्म पे बेस्ड मूवीज़ हैं, तो अक्षय कुमार ऑटोमेटिकली एम्पावर हो गए, ऑटोमेटिकली एक स्ट्रॉन्ग बात बन के निकल गए। तो कहने का मतलब यहाँ पे राइटर सीधा ये बोल रहे हैं कि सिनेमा जो होता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सॉफ्ट पावर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर सिनेमा से डील करने के लिए एक रिस्पॉन्सिबल वे होना चाहिए, ना कि पार्टीशन्ड वे होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट को जो है राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन को अपहेल्ड करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें अल्टीमेटली दूसरे देशों के अंदर अगर हमारी फॉरेन पॉलिसी को सक्सेसफुल बनाना है तो सॉफ्ट पावर अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ में राइटर ये भी बोल रहे हैं कि भाई आप आइडियोलॉजिकली बेस्ड अगर अटैक करोगे या फिर ये कहोगे कि भाई नेशनल पर्पस इससे सर्व हो रहा है, तो वो तो कहीं ना कहीं एंटी नेशनल बन के निकल आएगा। जैसे कि आज बोला जा रहा है हिंदुइज या फिर हिंदीज, कोई ज़माना था जब उर्दू को भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंस मिला करती थी। तो इस तरीके से हमें मिडिल क्लास में जो यूथ है उनको कम्युनल आइडियोलॉजी की तरफ लेकर के जाना, किसी भी तरीके से लैंग्वेज, एथनिसिटी, कास्ट, जो हमारे सोसाइटी के जो सोशल इविल्स हैं उनको हमें इम्पोज नहीं होने देना चाहिए इस तरीके के प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे हमारा एक इमेज दिखता है। ठीक है, आज अगर अपन बात करें कि बॉलीवुड में ब्लैक मनी को हमें क्लीन करना है, बैड इन्फ्लुएंस को हमें ख़त्म करना है, तो यहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट इशू बन के आ जाता है जहाँ पर हमें एक नेशनल इंटरेस्ट को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि किस चीज़ से अल्टीमेटली हमें पूरे इंडिया एज अ होल फ़ायदा मिल सकता है। आज सोशल मीडिया पे राइटर सीधा बोल रहे हैं कि सोशल मीडिया पे शाहरुख खान, आमिर खान, ये बहुत इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं अगर बॉलीवुड की बात की जाए, जो खान्स हैं या जावेद अख्तर हैं, इन पर अटैक देखे जा रहे हैं सोशल मीडिया पे। तो पर्सनल लाइफ पे अगर आप अटैक करोगे तो वो इंडिविजुअल्स को तो हार्म है ही, इसके साथ में एक हमारे यहाँ पर जो एक इंडस्ट्री है उसकी क्रेडिबिलिटी पे भी सवाल बनता जाता है। तो पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि
जिस तरीके से प्रीवियस गवर्नमेंट्स ने अपनी आइडियोलॉजी के बेसिस पे हार्म होने दिया है बॉलीवुड की इमेज को या क्रेडिबिलिटी को, तो उसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि सॉफ्ट पावर का रिलेशन अपन कैसे ले सकते हैं हमारी यहाँ पर सोसाइटी से, और किस तरीके से जो पॉलिटिक्स है, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, वो इन्फ्लुएंस करती है एक एक सेगमेंट को हमारे यहाँ पर इम्प्लीमेंट होने में। ठीक है, तो इस तरीके से ये आर्टिकल भी अपना ख़त्म होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है द ट्रेंडिंग टू द नेबरहुड, कि किस तरीके से हम नेबरहुड पॉलिसी को लेकर के चलते रहते हैं और क्या क्या सवाल हैं जिनके हमें जवाब ढूंढने बहुत ज़रूरी हैं अगर फॉरेन पॉलिसी को या फिर नेबरहुड से हमारे क्या रिलेशन है उनको लेकर के। तो सवाल राइटर यहाँ पे सीधा ये बोलते हैं कि मैं मेरी अगर खुद की स्टडीज़ को बताऊँ ना आपको, तो 1980s में इंडिया ने एक कॉन्फ्रेंस स्टार्ट की थी, एक कॉन्फ्रेंस बुलवाई थी, जिसमें ये था कि कैसे भी करके हमारे फॉरेन जो रिलेशंस हैं उनको, और पर्टिकुलरली जो नेबरहुड हैं उनके साथ में हम कैसे रिलेशन अच्छे से बना सकते हैं। और उस कॉन्फ्रेंस का नाम था, एक तरीके टाइटल क्या था उस कॉन्फ्रेंस का, इंडिया एंड इट्स नेबर्स। ठीक है, ये कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी और इन कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे एलीट क्लास के और बहुत सारे न्यूज़पेपर एडिटर, एकेडमिशियन, बहुत सारे प्रेजेंट थे वहाँ पे। तो यहाँ पर ये बोलते हैं कि अगर अपन वाकई में फॉरेन पॉलिसी को, इंडिया की को समझें, तो एक डिवीज़न आपको हमेशा से देखने को मिला है, चाहे वो कांग्रेस की रूलिंग हो या फिर बीजेपी की करंट रूलिंग हो। जैसे कि 1977 के जो जनरल इलेक्शन थे पोस्ट एमरजेंसी 1975 में लग गई थी ना, उसके बाद में जो एमरजेंसी के बाद में जो इलेक्शन कैंपेन चल रहे थे, तो इन इलेक्शन कैंपेन में रिपीटेडली जो अपोजिशन की पार्टी थी, क्योंकि रूलिंग पार्टी तो एमरजेंसी के टाइम पे कांग्रेस थी, अपोजिशन में आ गई थी जनता पार्टी, तो उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को बहुत बुरे तरीके से क्रिटिसाइज़ किया जाता था कि इंडिया जो है वो अपनी रीजनल हेजेमनी बनाना चाहता है, अपने आप को दादागिरी से इस साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट में अपने आप को एक बॉस बनाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ जैसे ही 1977 में एमरजेंसी के घावों को देखते हुए लोगों ने फिर इंदिरा गांधी गवर्नमेंट को बहुत बुरे तरीके से हराया, और एक तरीके से जो जनता गवर्नमेंट थी, जो कि कॉलेशन था बहुत सारी पार्टीज़ का, बहुत अलग अलग आइडियोलॉजी की पार्टीज़ का कॉलेशन था, तो फिर बाद में मोरारजी देसाई आ जाते हैं पावर में, और उनके टाइम पे फॉरेन मिनिस्टर बनते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो कि बाद में जाके प्रधानमंत्री बनते हैं इंडिया के। तो उन्होंने अपनी तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टिव स्टेप्स लिए, बट उसके बावजूद भी उनको क्रिटिसिज्म देखना पड़ा, जैसा कि इंदिरा गांधी ने देखा कि भाई एक डिवीज़न दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से कोई भी इंडिया की ऐसी गवर्नमेंट नहीं हुई है जिसने कि इस चार्ज से अपने आप को बचा लिया हो कि भाई आप नेबर्स को मिस हैंडल कर रहे हो, आप प्रॉपर हैंडल नहीं कर पा रहे हो। तो सवाल ये है कि क्या इंडिया की नेबरहुड पॉलिसी में कभी कोई गोल्डन एज आया था? तो इसका सवाल हाँ या ना दोनों में हो सकता है, बट अगर अपन रियलिटी में जानने की कोशिश करें कि हमारा जो नेबरहुड से रिलेशन है वो किस तरीके से डेवलप हुआ, वो अपन एक बार देखते हैं। देखो, ब्रिटिश राज जब था तो वो था एक्चुअल में सुपर पावर, जिसने अपनी खुद के जो इंडिया, जो बहुत इंपॉर्टेंट एक टेरिटरी थी ब्रिटिश राज के अंडर में, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए 19वीं और 20वीं शताब्दी में इंडो पैसिफिक रीजन जिसकी आज बात हो रही है, वहाँ पर अपने आप को एक सुपर पावर की तरह एक्सरसाइज किया था उस टाइम पे ब्रिटिश राज ने। इंडियन ओशियन में जो लिटोरल रीजन है, लिटोरल का मतलब हो गया कि इंडियन ओशियन का जो आप देखोगे कि ज़्यादा गहराई ना होकर के शोर से लेकर जो किनारे वाले जितने भी देश हैं, उन सभी देशों की अगर बात करें तो वहाँ पर ब्रिटिशर्स ने अपनी रॉयल नेवी को डिप्लॉय कर रखा था या फिर अपनी इंडियन आर्मी को डिप्लॉय कर रखा था। इंडिया की कैपिटल जो थी वो थ्रू आउट इंडो पैसिफिक रीजन अपने आप में काम कर रही थी। कैपिटल का मतलब कि सामान का, माल का आना जाना, इन्वेस्टमेंट होना, फैक्ट्रीज लगना, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना, सारा काम ब्रिटिश राज के अंडर में था। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि जो कॉन्टिनेंटल साइड में जो हमारा इंडिया वाला जो साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट जहाँ पे ब्रिटिश राज चल रहा था, उसके चारों तरफ ब्रिटिशर्स ने एक बफर स्टेट बना रखे थे। चाहे अफगानिस्तान की बात करो, चाहे नेपाल की बात करो, चाहे भूटान की बात करो, इस तरीके से चारों तरफ अपने आप को प्रोटेक्ट कर रखा था मिलिट्री पावर्स के बेसिस पे। ठीक है, राज बोल रहे हैं, इसका मतलब है ब्रिटिशर्स ने, राज ने ब्रिटिश एफर्ट्स को एक और शुरुआत दी, जिससे कि वो कहीं ना कहीं एडन
गल्फ ऑफ एडन और हांगकांग में भी अपने खुद के पोर्ट्स डेवलप किए। तो आप ये क्या कह सकते हो कि ब्रिटिश बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एक तरीके से अपन बोल सकते हैं जब ब्रिटेन ने अपने आप को पूरे वर्ल्ड ओवर डोमिनेंस में क्रिएट किया था, डोमिनेंस अपनी बनाई थी। साथ में अगर राज के टाइम पे ही देखें तो उस टाइम पे हमारी जो पावर थी, मतलब उनकी जो पावर थी, यहाँ पर हम तो गुलाम थे, उनकी जो पावर थी वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल्स के साथ में आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी। चारों तरफ कहीं ना कहीं राइवल्स उनके सामने खड़े थे, चाहे वो यूरोपियन राइवल्स हो, उनको भी उनसे लड़ाई करनी पड़ी थी, डच हो, फ्रेंच हो, जर्मन हो, रशियन हो, जापानीज हो, हर किसी से थ्रेट था। तो दूसरी तरफ बहुत सारे इंडियन जो लोकल रूलर्स थे उनको लगातार डिसिप्लिन करना, क्योंकि 1857 का रिवोल्ट हो गया, कभी कहीं पर कोई आंदोलन हो रहा है कहीं भी कहीं, तो उसको भी उनको लगातार दबाना पड़ा। इसके अलावा जो लिटोरल रीजन है, इंडियन ओशन की बात करें, इंडियन ओशन के किनारे के देश है, जैसे कि साउथ अफ्रीका हो गया, तो वहाँ पे बोर्स का वार हो, मतलब बोर वार अपन पढ़ते हैं ना एंड ऑफ द 19th सेंचुरी के टाइम पे, तो वो हो गया। या फिर इसके बाद में वजीरिस्तान में फ़कीर ऑफ ईपी के द्वारा जो रिबेल किया जाता है उनको क्रश करना हो और अपनी पावर को लगातार बनाए रखना हो। इसी तरीके से इस सब कॉन्टिनेंट में अपने आप को एक पावर कंटिन्यू बनाए रखने के लिए एक मिलिट्री और पॉलिटिकल डिजास्टर्स का सामना लगातार करता पड़ना रहा है ब्रिटिश राज को, चाहे वो अफ़गानिस्तान में करे या फिर बर्मा में करे, तो ऐसे करके, या फिर सिंजियांग से सिंगापुर तक करे। तो पॉइंट यहाँ पे ये निकल के आ रहा है कि जब कोई भी सुपर पावर बनता है तो उसको देखो कितने रीजन्स को, कितनी चीज़ों को तो टैकल करना पड़ता है, पहली बात। दूसरा, ब्रिटिशर्स थे जिन्होंने, जो आज एस्पिरेशन चाइना रखता है या फिर कोई भी कंट्री रखता है, या फिर यूएसए तो चलो ठीक है अपनी जगह, अब तो रिट्रीट करने की कोशिश कर रहा है, बट चाइना जो आज कहीं ना कहीं अपनी हेजेमनी बनाने की कोशिश कर रहा है, तो उसको कहाँ कहाँ कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बट कॉन्टेक्स्ट अपना ये है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में इन सारी चीज़ों का क्या इफेक्ट। तो जैसे ही हम इंडिपेंडेंट होते हैं, नेहरू इरा आता है, और नेहरू इरा ने एक सिक्योरिटी ट्रीटी साइन की भूटान, सिक्किम और नेपाल के साथ में। इन तीनों को तो देखो रिकॉग्नाइज कर लिया, इन तीनों को तो एक सिक्योरिटी ट्रीटी, जिसको अपने फ्रेंडशिप ट्रीटी का नाम देकर के 1949-50 के टाइम पे साइन कर लिया। और इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि जो लेगेसी ब्रिटिशर्स ने छोड़ रखी थी ना, बफर स्टेट बनाना, कि ट्रीटी साइन कर दो और इनको पैक कर दो, तो वो चीज़ तो हमने अपना ली कहाँ पे, इन 3 देशों के साथ में, ठीक है। और हमारी फॉरेन जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स या फॉरेन मिनिस्ट्री जिसको अपन बोलते हैं, वो नई नई बनी ही थी, तो जो राज की जो लेगेसी थी ना, उसको हमने कहीं ना कहीं कंटिन्यू किया। बट इस रीजन के बाहर हमने एक अलग ही तरीके की डिप्लोमेटिक ट्रैक को फॉलो करना शुरू कर दिया, जिसको अपन ने क्या बोला, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जिसमें हमने क्या कैंपेन करना शुरू किया कि भाई जो भी इंडिपेंडेंट कंट्री हुए हैं या फिर जहाँ पर कॉलोनियल घाव है जिन देशों के लोगों पर, उन लोगों को इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए, उन लोगों के अपने खुद के पावर होने चाहिए, एक अलग ही ग्रुप बना करके रख दिया। तो इस तरीके से आप देखोगे, एक तरफ तो हमारे यहाँ पर हमने 3 देशों के साथ में फ्रेंडशिप ट्रीटी कर दी, बाकी बचे हुए देश जिनमें एक तो पाकिस्तान जिसका हमारे साथ पार्टीशन हुआ रिलीजियन बेसिस पे, इस तरीके से दूसरा आज का जो बांग्लादेश जो कि ईस्टर्न पाकिस्तान हुआ करता था वो हो गया। आप श्रीलंका की बात कर लो, जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं उनके साथ में भी हमने प्रॉपर एग्रीमेंट नहीं किया एक पॉलिसी फॉर्मुलेशन में। तो आपको 2 आइडियोलॉजीज यहाँ पे दिख रही है कि नहीं, एक तरफ तो नैम है, दूसरी तरफ आपने इन कंट्रीज़ के साथ में ट्रीटी साइन की है। तो ये जो डिलेमा है, ये जो ड्यूअलिज्म है ना, ये उसी टाइम से शुरू हो जाता है जो आज तक लगातार चलता आ रहा है। और चाहे फिर कोई भी गवर्नमेंट आती है, उन पे एक ही ब्लेम लगता है कि भाई प्रॉपरली टैकल नहीं किया आपने अपने नेबर्स को। तो इस तरीके के आप देख सकते हो, ये जो मोमेंट है ना, इसको बोला जाता है स्कीजोफ्रेनिया। क्या बोला जाता है? स्कीजोफ्रेनिया, जिसका मतलब ये होता है, ये एक तरीके की मेंटल इलनेस होती है कि आप रियल वर्ल्ड और इमेजिनेशन में कंपैरिजन या उसमें कंफ्यूज हो जाते हो, आपको पता ही नहीं पड़ता कि ये रियल है या इमेजिनेशन है। तो इस तरीके की बीमारी का सामना कहीं ना कहीं इंडियन डिप्लोमेट्स करते हुए दिखाई देते हैं। और आज इंडिपेंडेंट इंडिया है, तो जब से इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ है तब से लेकर के आज तक जो ये कन्फ्यूज़न वाला जो सीन है ना, वो लगातार चलता आ रहा है। तो यहाँ पर 5 पॉइंट्स बता रहे हैं जिसकी वजह से ये लगातार बनता है। पहला तो पॉइंट, पार्टीशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट। जब पाकिस्तान और इंडिया के बीच में डिवीज़न हुआ था रिलीजन के बेसिस पे, रिलीजियस
लाइंस के बेसिस पे वो लगातार इस रीजन को एनिमेट करता रहा है, इस रीजन में शांति या फिर कोई भी एक, देखो बहुत साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ को देखो, छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं, उन्होंने साथ में आकर आसियान बनाया, तो आज अल्टीमेटली वो बहुत सक्सेसफुल हैं, चाहे वो इकोनॉमिकली देखें, चाहे वो अपने आप को कोलैबोरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। आज इमर्जिंग पावर्स देखो, वियतनाम, थाईलैंड या फिर जो छोटे छोटे फिलीपींस, ये कंट्रीज़ हैं। आज वियतनाम जैसा छोटा कंट्री जो है वो इंडिया को एक्सपोर्ट में चैलेंज करता है, आप खुद देखो। तो वो कहीं ना कहीं रीजनल इंटीग्रेशन की वजह से ही तो हुआ। तो हमारे यहाँ पर तो डिवीजन ही रिलीजन, धर्म के आधार पे हो गया, तो इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट लगातार बनता। आइडियोलॉजी का जब कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है ना, जैसे यूएसए और रशिया का कॉन्फ्लिक्ट, कम्युनिस्ट और डेमोक्रेसी जो कोल्ड वॉर के टाइम पे था, वही तो अब कंटिन्यू हो रहा है चाइना यूएसए के बीच में। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं, अब ये तो चलो दूर दूर बैठे हैं कंट्री, पर इंडिया और पाकिस्तान तो दोनों पास पास में है, जहाँ पे अगर रीजनल आइडियोलॉजी बेस अगर कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट शुरू होते हैं, वो लगातार बनते रहते हैं, और उस वजह से आज भी इस रीजन में कहीं ना कहीं अशांति बनी हुई है। तो इससे क्या हो जाता है कि हमारा जो नेबरहुड के लिए जो भी पॉलिसीज बनी है ना, वो इस प्रॉब्लम को कभी भी फिक्स नहीं कर पाई है, चाहे वो बाउंड्रीज हो, चाहे रिवर वाटर शेयरिंग हो, या फिर माइनॉरिटीज़ के राइट को प्रोटेक्ट करने की बात हो, या फिर गुड्स और पीपल के इजी फ्लो की बात हो। चाहे आज पाकिस्तान में देखो, तो पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ हिंदू है तो वहाँ पे वो परेशान है, और इंडिया में अगर माइनॉरिटीज़ मुस्लिम्स हैं तो उनको कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ता रहता है। तो ऐसे करके माइनॉरिटीज़ के राइट भी इस साउथ, अब या तमिल जो माइनॉरिटीज़ की बात अपन ने अभी की श्रीलंका वाले आर्टिकल में, तो वहाँ पर भी देखो तो माइनॉरिटीज इश्यूज भी कहीं ना कहीं बने रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है, जब रिलीजियस डिवीज़न हो गया ना, तो उसकी वजह से हमारे यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न देखा जा सकता है डिप्लोमेट्स के बीच में, जब भी फॉरेन पॉलिसी फॉर्मुलेट की जाती है। तो पहला तो कारण हो गया पार्टीशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट। दूसरा देखते हैं, चाइना जैसे ही इंडो तिब्बतन फ्रंटियर में आया 1950 और 51 में, तो चाइना ने क्या किया, तिब्बत को अपने ग्रैब कर लिया। अब ग्रैब जैसे ही किया, तो एक तो चाइना तो देखो इंटीग्रेशन की तरफ जा रहा है, और इंडिया इधर पार्टीशन हो रहा है, तो इंडिया की पावर रिड्यूस हुई कि नहीं? एग्जैक्टली। और आज चाइना अपने जो कार्ड खेल पा रहा है वो किसके थ्रू खेलता है? बांग्लादेश के थ्रू, कभी नेपाल के थ्रू, और कभी पाकिस्तान के थ्रू, तो कंटिन्यू चल रहा है। और श्रीलंका में भी अपनी असरसन कर ली। तो कहने का मतलब ये हो गया, जहां पर इंडिया पहले एग्रेसिव था या अपने आप को बहुत आगे तक बढ़ा पा रहा था, आज चाइना अपनी सदर्न एग्रेशन के बेसिस पे साउथ में धीरे धीरे साउथ एशियन सबकॉन्टिनेंट में अपने आप को एक इमर्जिंग पावर के तौर पे लेके आ रहा है। जहां पे राज एडवांस किया करता था नॉर्थवर्ड हिमालय के अक्रॉस 1950 से पहले, जब हम इंडिपेंडेंट नहीं हुए थे, उसके बाद में जस्ट उल्टा काम हो गया। तब से चाइना रेलेंटलेसली बिना किसी ब्रेक के वो लगातार साउथ में आए जा रहा है। तो आप देखो चाइना की एमरजेंसी, दूसरा ये हो गया इंडिया का डिक्लाइन करना और चाइना की एमरजेंसी, दूसरा रीजन। तीसरा जो एक डिलेमा या फिर कंफ्यूजन वाली जो सीन बनती है, उसका तीसरा कारण है वो है इंडिया में एक कॉन्शियस आइडियोलॉजी या फिर एक आइडिया शुरू हो गया कि कैसे भी करके हमें लोगों से डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ जाना, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का लॉस ही तो हुआ था ना, कि जो ब्रिटिशर्स की तरफ से जो कंपनीज आई वो क्यों आई, इन्वेस्ट क्यों करने दिया? ग्लोबलाइजेशन ही कि हाँ भाई इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ेगा हमारे यहाँ पर, तो हमारे यहाँ पर ब्रिटिशर्स को ट्रेड करना और यहाँ पर प्लांट लगाना, वो सारी चीज़ें अलाउ कर दी। तो उसका रिजल्ट क्या निकला कि हमारे यहाँ पर जो लोग थे उन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा, गुलामी सहन करनी पड़ी 200 साल तक। तो इस तरीके से अपन देख सकते हैं कि किस तरीके से इंडिपेंडेंट इंडिया जैसे ही इंडिपेंडेंट होता है तो वो डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ जाता है और अपनी जो इकोनॉमी है उसको बिल्कुल सेल्फ सफिशिएंट बनाने की कोशिश करता है, क्लोज इकोनॉमी की तरफ हम जाते रहते हैं। तो इससे क्या हो जाता है कि हम कहीं ना कहीं कॉमर्शियल कनेक्टिविटी से दूर हो जाते हैं, हमारे खुद के नेबर्स से भी, चाहे वो नेबर्स में श्रीलंका ही क्यों ना हो, पार्टीशन के बाद में पाकिस्तान ही क्यों ना हो। अगर ओपन अप रहते तो कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन का मीडियम तो खुला रहता, तो वो भी बंद हो गया। आज अगर दिल्ली की नया जो टारगेट है जिसमें हम ग्लोबल इकोनॉमी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर भी रहे हैं 1991 के बाद में, जब से हमने रीजनलिज्म को भी रीडिफाइन करना शुरू कर दिया एलपीजी पॉलिसी के बाद में। देखो एक कदम जब सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है ना, तो उसके बहुत सारे साइड में हर एक सेक्टर पे इफेक्ट आता है, चाहे वो पॉलिसी फॉर्मुलेशन इन टर्म्स ऑफ रीजनल रिलेशंस की बात करो, जैसे कि फॉरेन रिलेशन हम किस तरीके से करते हैं, क्योंकि 1990s में ही तो
एलपीजी आई तो पीवी नरसिम्हा राव जी ने क्या कर दिया कि भाई लुक ईस्ट पॉलिसी, अब लुक ईस्ट पॉलिसी को एक्ट ईस्ट पॉलिसी कर दिया। और वेस्ट की बात करें, वेस्ट एशिया, तो वहाँ पे हमारी पॉलिसी क्या हो गई, लुक वेस्ट पॉलिसी। कहने का मतलब अब रीजनल इश्यूज पर भी हम ध्यान देने लग गए कि हमारे आसपास के देशों को भी हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत है। बट हमें ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है, और दिल्ली इस चीज़ से अवेयर भी है कि किस तरीके से रीजनल कनेक्टिविटी अपने आप में इम्पोर्टेंट है, कि कैसे हम रिवाइव कर सकते हैं, चाहे वो BBIN हो या फिर सार्क की मीटिंग बुलाना हो। सार्क वैसे फेलियर है पर फिर भी इसकी मीटिंग बुलाना, या फिर बिम्स्टेक के अंदर अपने आप को असर्ट करना, या फिर मालदीव जैसे कंट्रीज़ को लगातार हेल्प भेजना, या बांग्लादेश के साथ में जो इनलैंड वाटरवेज है जिस पे लगातार कहीं ना कहीं ब्रेक लगे रहे हैं, उसके साथ में रिलेशनशिप अच्छे करना। तो कहने का मतलब ये है कि कैसे भी करके इंडिया अभी रिवाइव कर रहा है, बट जो एक इंडिया की कॉन्शियस डी ग्लोबलाइजेशन की जो पॉलिसी थी ना, इमीडिएटली आफ्टर द इंडिपेंडेंस, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन का कारण बनती रही है इंडियन डिप्लोमेट्स के बीच में। चाहे अभी अपन रीसेंट ओनियन एक्सपोर्ट की बात करें तो बांग्लादेश को हमने हेल्प की है, एक दूसरे से प्रॉपर कोलैबोरेशन देखा जा रहा है। बट पॉइंट ये आता है कि कॉमर्स मिनिस्ट्री या फिर कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ना, तो चाहे हम बांग्लादेश से डील करें या फिर बोलीविया से डील करें, बोलीविया गया साउथ अमेरिका में, या फिर ब्रुनई से डील करें, किसी भी कंट्री से डील करें, किसी भी रीजन के, जबकि बांग्लादेश तो हमारे खुद के बिल्कुल नियर, बिल्कुल क्लोजेस्ट विसिनिटी में है, जहाँ इंडिया तीनों तरफ से बांग्लादेश को घेरता है, उसके साथ में भी अगर कॉमर्शियल रिलेशन स्टैब्लिश करने तो उतनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जितना कि साउथ अमेरिका की एक कंट्री के साथ करना पड़ रहा है। तो अपन देख सकते हैं कि किस तरीके से हम अब इन परिस्थितियों को ओवरकम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और कितना मुश्किलों का सामना करना पड़ता है कि आज हम हमारे खुद के क्लोजेस्ट नेबर से भी अगर रिलेशनशिप स्टैब्लिश करें तो मुश्किलें बहुत वैसी की वैसी हैं जितना कि बहुत दूर करें। तो एक ये कारण भी है कि हमने जो डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ जाने की कोशिश की, उसका इफेक्ट है। चौथा पॉइंट राइटर यहाँ पे निकाल के लेके आते हैं कि दिल्ली ने हमेशा से नेबरहुड को ये देखा है कि दिल्ली जो चाहेगा वो माननी पड़ेगी, क्योंकि आप देखोगे बिग ब्रदर वाला एटीट्यूड एक तरीके से अपन कह सकते हैं कि हाँ सबसे बड़ा देश है, पॉपुलेशन वाइज भी, इकोनॉमी वाइज भी, जोग्राफिकली भी इम्पोर्टेंट है, पावर भी है अपने आप में, इकोनॉमी पावर देख लो, मिलिट्री पावर देख लो। तो ऐसे करके इंडिया ने अपने आप में कहीं ना कहीं इम्पोज करने की बात की। और दूसरा, जो पॉलिटिकल एजेंसीज अब धीरे धीरे नेबरहुड में राइज हो रही है, जैसे कि नेपाल की बात करें, नेपाल में मोनार्की थी जब फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन हुई थी इंडिया और नेपाल के बीच में। अब 2015 में नेपाल में नया वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन आया, तो उसको इंडिया को अंडरमाइन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब धीरे धीरे वहाँ की लोकल लोगों में भी, वहाँ पर भी इंटेलेक्ट्स बन रहे हैं, वहाँ पर भी अवेयरनेस आ रही है, तो वो अपने राइट्स के लिए फाइट करेंगे डेफिनेटली। तो इंडिया को कहीं ना कहीं उन चीज़ों को भी रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है। आज श्रीलंका चाहे छोटा सा कंट्री है, चाहे चाइना का उस पर डेट है, बट उसको इम्पोर्टेंस देनी ज़रूरी है। पाकिस्तान है वो अपनी जगह पे कहीं ना कहीं इश्यूज चलाता रहता है, पाकिस्तान का चलो केस ही अलग है, बट बांग्लादेश के साथ में भी तो हमने कैसे जैसे करके अपने रिलेशनशिप इंप्रूव किए हैं, चाहे वो कॉन्क्लेव का एक्सचेंज हो, क्योंकि कॉन्क्लेव में क्या था कि बांग्लादेश के अंदर कुछ लोग ऐसे थे जो इंडियंस थे, और इंडिया की तरफ कुछ ऐसी टेरिटरी थी जो कि बांग्लादेशी थी, तो उनका एक्सचेंज हो, ऐसे सेटलमेंट करना। तो इस तरीके से हम कैसे भी करके हमारा जो एक इंट्रा एलिट कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, कि भाई अभी कौन सी पार्टी का रूल चल रहा है बांग्लादेश में, या कौन सी पार्टी का रूल चल रहा है नेपाल में, या कौन सी पार्टी का रूल चल रहा है श्रीलंका में, उसका इन्फ्लुएंस या उसकी जो इम्पैक्ट है वो हमारे नेबरहुड रिलेशनशिप में हमें समझने की ज़रूरत है। क्योंकि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का इम्पैक्ट डेफिनेटली फॉरेन पॉलिसी पे आता है, चाहे वो कोई सा भी कंट्री हो। तो आज अगर मेजर पावर्स की बात करें, इंडिया हो, चाइना हो या फिर यूएसए हो, इनको कहीं ना कहीं ये इन एलिट्स के साथ में इंटरेक्ट करने की ज़रूरत है, इंडिया को स्पेसिफिकली, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ आ जाती है। अब अगर अपन बात करें पांचवें फैक्टर की, तो वो आ जाती है कि हमारी जो डोमेस्टिक पॉलिसी है ना, पॉलिटिक्स है ना, वो इंडिया की रीजनल पॉलिटिक्स को फॉर्मुलेट करने में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लग गई है। कैसे? जब भी कभी इंपॉर्टेंट पॉलिसीज़ को लेकर के बात होती है, डिबेट आती है, तो वो डिबेट जो है वो लगातार जो इश्यूज़ हैं उन इश्यूज़ पर, माइनॉरिटी इश्यूज़ पर ज़्यादा ध्यान देती है। जैसे कि तमिल माइनॉरिटी इशू को लेकर के जब हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी
कोलंबो में कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करने जा रहे थे कॉमनवेल्थ समिट को 2013 में, तो तमिल प्रेशर की वजह से रुकना पड़ा कि बोलो वहाँ पर तमिल्स के ऊपर एट्रोसिटीज़ होती है, तो कांग्रेस के ही कुछ लीडर्स ने रोक दिया जो तमिल थे कि भाई वहाँ पे मत जाओ, वहाँ पे जाओगे तो हम वॉकआउट कर देंगे, आपकी सरकार गिर जाएगी। ऐसे ही 2011 में भी जब तीस्ता वाटर एग्रीमेंट जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कर रहे थे, तो उस टाइम पे ममता बनर्जी गवर्नमेंट वहाँ पे पीछे हट गई। अब आप एक चीज़ बताओ कि इस तरीके से कोalition गवर्नमेंट की ये वीकनेस आ गई कि जो गवर्नमेंट अपनी खुद की फॉरेन पॉलिसी को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करना चाहती है, वहाँ पर डोमेस्टिक पॉलिसी कैसे पॉलिटिक्स है वो किस तरीके से हावी हो जाती है। तो इस तरीके से ये 5 पॉइंट्स है ना, वो हमें बिल्कुल क्लियर कर देते हैं कि क्यों हमारे यहाँ पर हर एक फॉरेन पॉलिसी को ये कहा जाता है कि भाई आपने जो नेबर्स हैं उनके साथ में रिलेशन अच्छे नहीं बना के रखे हैं। तो यहाँ पर कोई सीधा सा या आसान आंसर नहीं है कि हम किस तरीके से इस रीजनल डिफ़िकल्टीज़ को सामना कर सकें। ये प्रॉब्लम लगातार बनती रहती है। साउथ एशियन सोसाइटी की अगर बात करें तो हमारे यहाँ पे मल्टीपल सोवरन तो हैं, पर वो कल्चरली इंटरेक्टेड हैं। कहने का मतलब कि आज इंडिया में सॉरी नेपाल की वो देख लो कल्चर, उसके भी इम्पैक्ट दिखेंगे। भूटान है, भूटान में किस तरीके की कल्चर फॉलो की जाती है वो इंडिया में मिल जाएगा। पाकिस्तान में किस तरीके की कल्चर चलती है वो पाकिस्तान की इंडिया में चलती है। तो इंडिया को वो वैसे ही इस तरीके समझते हैं कि भाई ये हमारे यहाँ पर कल्चरल डोमिनेंस को कहीं ना कहीं ग्रैब ना कर दे। तो उस वजह से हमें कहीं ना कहीं इन सोवरन सोसाइटी जो नई नई निकल के आ रही है ना, चाहे वो नेपाल में डेमोक्रेसी हो, श्रीलंका में डेमोक्रेसी हो, तो या बांग्लादेश में डेमोक्रेसी हो, उन डोमेस्टिक इश्यूज़ पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। उनको हमें बहुत बहुत क्लोजली ध्यान रखने की ज़रूरत है। फाइनल जो हम एंगेजमेंट फाइनल करना चाह रहे हैं इस रीजनल इंटीग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन देखें तो टाइमली और कोई भी छोटी प्रॉब्लम होना, यहाँ पर राइटर एक अच्छी बात बोल रहे हैं कि कोई भी अगर प्रॉब्लम बन रही है रीजन में, देखो 2 भाई बैठते हैं उनके बीच में लड़ाई होती है, तो एग्जैक्टली छोटे देशों में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसको छोटी प्रॉब्लम को ही वहीं पर टैकल आउट कर दो, बड़ी प्रॉब्लम मत बनने दो उसको। आपको अगर लगता है कि हाँ इकोनॉमिक इशू को अपन टैकल कर सकते हो तो इकोनॉमिकली आप अपने आप को असर्ट करो और जल्दी से जल्दी उस प्रॉब्लम को वहीं की वहीं ख़त्म कर दो। नहीं वो बड़ा बन जाती है ना प्रॉब्लम, तब जा कर के फिर इशू ज़्यादा ग्रेव हो जाते हैं। इसलिए ये कहीं ना कहीं एक पेरेनियल जो 12 महीने का जो नेबरहुड चैलेंज हम देखते रहते हैं उसको हमें टैकल करने के लिए थोड़ा असर्टिव और होना पड़ेगा, थोड़ा सा अवेयर एक तरीके से डिसीजन लेने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ अपन ने जानने की कोशिश की कि किस तरीके से हमारे यहाँ पर रीजनल पॉलिसी फाइनलाइज होती है और क्या इस तरीके के आज जो डेवलपमेंट जो चैलेंजेस देख रही है उसकी वजह क्या रह सकती है। तो 5 फैक्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लिख लो, ठीक है। थैंक यू, सॉरी थैंक यू तो क्या, अभी एक आर्टिकल बाकी रह गया अपना, वो देख लेते हैं। आवर प्लेस एट द ग्लोबल हाई टेबल, इसमें अपन देखते हैं कि किस तरीके से अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो स्पीच हुआ था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, तो उन्होंने एक रिमार्केबली 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंटली बोली हैं। एक तो यूनाइटेड नेशन ये पेंडेमिक जो है कोरोना उसको टैकल करने में फेल रहा है, तो दूसरी तरफ इंडिया को यूएनएसए में परमानेंट मेंबरशिप दी जाए। ये दोनों चीज़ें लगातार इंडिया बोलता रहा है, क्योंकि अब जिस परिस्थिति में यूनाइटेड नेशन को स्टैब्लिश किया गया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म ही हुआ था और उस टाइम पे फॉर्मुलेट करने में केवल 50 कंट्रीज़ ही थे जिन्होंने रोल प्ले किया था, जबकि आज तो यूनाइटेड नेशन के मेंबर भी 193 है, तो रिफॉर्म की ज़रूरत है। दूसरी तरफ आज इंडिया को लगभग आप देख सकते हो, इंडिया को इंडिपेंडेंट हुए और यूएन को स्टैब्लिश हुए टोटल आप देखोगे तो 70 से ज़्यादा साल हो गए हैं। यूएन को स्टैब्लिश हुए तो 75 साल हो चुके हैं। तो जिसको स्टैब्लिश किया गया था वर्ल्ड वॉर के बाद में कि किसी भी तरीके से ऑल ओवर वर्ल्ड पीस को स्टैब्लिश किया जाए। तो आज अगर आप देखोगे तो बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। कोल्ड वॉर एरा को मानो या फिर यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो या फिर जर्मनी का यूनिफिकेशन हो या फिर बहुत सारे कंट्रीज़ में अलग अलग छोटे मोटे वॉर्स हों, सिविल वॉर्स हों, तो यहाँ पर आप ओवरऑल देखोगे तो डिफरेंट कंट्रीज़ का डिफरेंट जो रोल्स हुआ करते थे पहले, वो सारे के सारे अब आज कुछ और ही हो चुके हैं। यूके जो उस टाइम पे बहुत डोमिनेटिंग पावर हुआ करता था, आज यूके के पास में इतनी पावर नहीं है, इतना सेन नहीं है वर्ल्ड ओवर, तो उसको परमानेंट सीट दे रखी है। जहाँ जबकि इंडिया जो है 130 करोड़ पॉपुलेशन को होल्ड करता है, जो कि वर्ल्ड की 18% पॉपुलेशन 18% पॉपुलेशन है, उनको कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। दूसरा आप अफ्रीकन कंट्रीज़ का रिप्रेजेंटेशन देख लो या सदर्न अमेरिकन जो कंट्रीज़ हैं उनका रिप्रेजेंटेशन देख लो, उनका एबिसिमल रिप्रेजेंटेशन है। कुछ 4 या 5
डोमिनेटेड कंट्रीज वहाँ पर दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ जो यूएनएससी है इसमें केवल P5 परमानेंट 5 ही हैं, इनके अलावा आप रिफॉर्म्स नहीं लेकर के आ रहे हो। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक पॉइंट निकल के आता है, एक टाइम आ चुका है कि जब इस वर्ल्ड लेवल का जो इंस्टीट्यूशन है उसमें रिफॉर्म्स लाए जाएं। आज WHO जो कि यूएनए के एसोसिएट में काम करता है, तो WHO भी एक इस पूरी बीमारी को टैकल करने में फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हमें ज़रूरत है कि किस तरीके से लीडरशिप में रिफॉर्म लाया जाए जिससे कि इंडिया अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर पाए और ज़्यादा। क्योंकि इंडिया की अगर अपन बात करें तो वर्ल्ड ओवर यूएनए ने जहाँ पर भी ग्लोबल पीस के लिए अपना रोल प्ले करवाया है तो वहाँ पर इंडिया की पीस कीपिंग फोर्सेस पहुँची है। वर्ल्ड ओवर प्रोस्पेरिटी के लिए हमेशा इंडिया ने कोशिश की है और वर्ल्ड की सिक्योरिटी में भी इंडिया हमेशा से आगे रहा है। तो यहाँ पर पॉइंट ये आ जाता है कि जब हम ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट काम करने वाली कुछ पावर्स के अगेंस्ट अगर अपन बात करें तो और ग्लोबल पीस को स्टैब्लिश करें तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इंडिया जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है उसको भी रिफॉर्म्स के थ्रू लेकर के आओ यूएनएससी में। ठीक है, इंडिया में आज रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की पॉलिसी पे काम किया जाता है कि जो भी कमियां हमारे यहाँ पर रही है उनको हमने रिफॉर्म किया है, जो भी हमने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे लर्न किया है उनको यूज़ करके रिफॉर्म किया है और फिर उन रिफॉर्म्स पे परफॉर्म भी किया है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आउटकम इंश्योर किया जा सके। और इससे अल्टीमेटली आज इंडिया का जो वर्ल्ड लेवल पे जितना कुछ भी रोल है वो अब ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा जा सकता है। आज अगर इंडिया में देखें तो 15 करोड़ से ज़्यादा लोगों को आप देख सकते हो ड्रिंकिंग सेफ वाटर प्रोवाइड किया जा रहा है। इसी तरीके से उज्ज्वला स्कीम की बात कर लो, आयुष्मान भारत स्कीम की बात कर लो, जनौषधि स्टोर्स की बात कर लो, हर तरीके से ह्यूमैनिटी के लिए इंडिया जो है वो लगातार काम करता जा रहा है। और आज कहीं ना कहीं इंडिया जो है वो आत्मनिर्भर, मतलब कि वर्ल्ड सप्लाई, ग्लोबल सप्लाई चेन जो है उसमें अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने के लिए भी रेडी है और उसके लिए काम करना शुरू कर दिया है इंडिया ने अंडर आत्मनिर्भर भारत। इसी तरीके से अगर 2021 की बात करें तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए जो वोटिंग हुई तो इंडिया ने अफगानिस्तान से वोटिंग होने से पहले इंडिया ने अफगानिस्तान से रिक्वेस्ट की कि भाई मैं आपकी जगह मेंबर बन जाता हूं, आप मुझे आपकी टिकट दे दो। तो अफगानिस्तान ने कन्विंसिंगली दे दिया। फिर उसके बाद में जब वोटिंग हुई तो पता पड़ता है कि 190 देशों में से 187 देशों ने इंडिया को फेवर किया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट मेंबरशिप लेने के लिए। तो आप देख सकते हो कि इंडिया के फेवर में कितने कंट्रीज़ हैं। तो आप इस चीज़ को आप इग्नोर मत करो। आज इंडिया एक अपने आप में न्यूक्लियर पावर है। 1998 में न्यूक्लियर सेकंड एक्सपेरिमेंट कर लिया था, पोखरण सेकंड जिसको बोलते हैं, जो कि एक प्रिंसिपल के लिए कमिटेड है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन की। हम पहले कभी भी किसी भी दुश्मन पे अटैक नहीं करेंगे जब तक कि वो हमारे पे या हमारे जो फ्रेंड्स हैं उनके ऊपर कोई अटैक नहीं करता है न्यूक्लियर वेपन का या फिर किसी भी केमिकल वेपन का यूज़ करके। तो पॉइंट ये आ जाता है कि इंडिया जो है वर्ल्ड की इकोनॉमिक प्रोग्रेस में आज बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दे रहा है और इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करो। साथ में पीस में जितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है तो इंडिया कहीं ना कहीं इस चीज़ को डिज़र्व करता है कि आप रिफॉर्म्स लेकर के आओ यूएन में। चाहे G4 नेशंस हों, उन्होंने भी इस चीज़ के लिए अपनी बात रखी है। G4 नेशन जो मैंने आपको करंट अफेयर में बता दिया था ना, कौन कौन से कंट्रीज है इसमें, ब्राज़ील, फिर आ जाता है आपका मैक्सिको, सॉरी 1 सेकेंड, हाँ, ब्राज़ील, जर्मनी, इंडिया, जापान। मैक्सिको नहीं, वो गलती से निकल गया था मेरे से। ठीक है, तो इस तरीके से ब्राज़ील, जर्मनी, इंडिया और जापान, ये जो हैं ये कहीं ना कहीं सॉलिडरली और अपनी स्ट्रॉन्ग चीज़ों को रख के बोलते हैं कि आज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में और वर्ल्ड में हर एक चीज़ में आगे आते हैं हम। तो कहने का मतलब ये है यूएन में कहीं ना कहीं ज़रूरत है रिफॉर्म लाने की और इंडिया जो है वो डिज़र्व करता है राइटफुली पोजीशन इस ग्लोबल बॉडी में। ठीक है, इस तरीके से आज का डिस्कशन यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।